बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस मुश्किल डेफिनेशन से पहले हम बायोकेमिस्ट्री की आसान डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर दो लफ्ज़ मौजूद हैं, एक है बायो, एक है केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री ही होती है। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, और इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, कि ये मॉलिक्यूल्स बने कैसे हुए हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में सब कुछ आ जाता है, इनका वेट क्या है, इनका कलर क्या है, साइज़ क्या है, ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। और इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि ये दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ मिल के किस तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसको कहते होते हैं केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो इसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे और उनके रिएक्शंस को भी देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड द केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोनेंट्स यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सारी चीज़ें, एंड द केमिकल प्रोसेसेस, और इन सारे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस के जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उनको स्टडी करते हैं। A basic knowledge of biochemistry is essential for understanding anatomy, physiology, because all of the structures of an organism have biochemical organization. बायोकेमिस्ट्री की वो कह रही है कि बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जैसे आपकी किताब के अंदर बेसिक नॉलेज लिखी है ना, सारी किताब बायोकेमिस्ट्री पे मुश्तमिल तो नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के सारे स्ट्रक्चर्स इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे तो मुश्तमिल होते हैं। तो अगर हमें इनके बारे में मालूमात होगी तो बाकी चीज़ें पढ़ने में भी आसानी होगी। All living things are made of certain chemical compounds which are generally classified as organic and inorganic. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक ही साथ मौजूद हो। इसकी एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये तो चारों नाम लिखे हैं ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद ना हो, जैसे कि वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, etc. आगे एक टेबल मौजूद है, इसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स के नेम लिखे गए हैं और बताया गया है कि बैक्टीरियल सेल और ममेलियन सेल, इनके अंदर इसकी कितनी कितनी परसेंटेजेस मौजूद हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज टोटल सेल वेट। सबसे पहला कंपोनेंट है वाटर। बैक्टीरियल सेल का जितना भी वेट है ना, उसमें से 70% वेट उसका वाटर की वजह से ही है, और वैसे ही ममेलियन सेल में भी है। ममेलियन सेल का भी 70% वेट वाटर की वजह से ही है। प्रोटीन, बैक्टीरियल सेल के अंदर टोटल वेट में से 15% प्रोटीन है और ममेलियन सेल में 18% प्रोटीन है। वैसे ही आगे और कंपोनेंट्स के मुतालिक भी लिखा गया है। द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक some chemicals from its environment and use them to make chemicals of its living matter. For this reason, cells of every organism are constantly taking in new substances and changing them chemically in various ways. हर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में से कुछ केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि गैस को, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट में से वाटर भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, और फिर वो उन केमिकल्स को इस्तेमाल करके अपने अंदर नए मटेरियल्स बनाता है
और एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज इन इट्स सेल्स। सीजलेस यानी कंटिन्यूअस, जो रुके ना। सेल्स के अंदर ये जो अनएंडिंग केमिकल एक्टिविटीज होती रहती हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ उसी पे ही डिपेंड करती है। ये एक ऑर्गेनिज्म की जिंदा होने की अलामत भी है। अगर किसी सेल के अंदर कोई रिएक्शंस हो ही नहीं रहे, वो किसी न्यू चीज़ को इन्वायरमेंट से ले भी नहीं रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसका मतलब वो जिंदा ही नहीं है। दिस केमिकल एक्टिविटी इज मेंटेन्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सेल के अंदर ये जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती हैं। यानी ऐसी नहीं है जहाँ जिस रिएक्शन का दिल चाहा वो हो गया, बल्कि सेल के अंदर हर रिएक्शन के होने के लिए ख़ास जगह भी मौजूद है और उन रिएक्शंस के होने का एक ख़ास पैटर्न भी है, एक ख़ास तरीका भी है। All the chemical reactions taking place within a cell are collectively called metabolism। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म, या फिर कह लें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब ये मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, उन रिएक्शंस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। जब बड़ा मॉलिक्यूल सिंपलर में ब्रेक होता है ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है। और ऑर्गेनिज्म के ऐसे सारे रिएक्शंस जिनके अंदर चीज़ें बनती हैं, यानी स्मॉल सिंपलर मॉलिक्यूल्स कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो हैंड इन द लिविंग सेल्स। ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस ये सेल में एक साथ होते रहते हैं। कभी छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, कभी बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। Interconversions of carbohydrates, proteins, and lipids that occur continuously in living cells are examples of coordinated catabolic and anabolic activities। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये सारे बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी जो मुसलसल इंटरकन्वर्जन होती रहती है, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर वो छोटे मॉलिक्यूल्स दोबारा बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ की। इनकी फर्दर डिटेल आगे डिस्कस होगी। अस्सलामु अलैकुम।